क्लास से जाता था? आप 10th में। 10th में, बाकी सारे भी 10th? फिर बताइए क्लास अच्छा, आप लोग पीछे 12th ना? सारे ये मेडिकल ही दिया हुआ। देखिए आज के यहाँ पे आने का जो मेरा अपनी जगह जो है ना, जैसे भी डॉक्टर मौलाना साहब फरमा रहे थे, असल में इंसान की जो है ना ज़िंदगी, आप सारी दुनिया में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी ट्रैवल ज़्यादा रहे इंटरनेशनली, तो आप ये एक डेफिनेटिव पॉइंट है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इंडियंस को देखें या बाकी एशिया को देखें और हम बाहर यूरोप के ममालिक में देखें, यूएस में देखें, बाकी जगह देखें, लिटरली ऐसा होता है कि हम लोग उनसे ज़्यादा क्वान्टिटेटिवली ज़्यादा पढ़ते हैं। जो क्वांटिटी है ना हमारी पढ़ाई की वो उनसे ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं ज़्यादा, लेकिन हम लोग की क्वालिटी जो है ना वैसे नहीं होती है। आप लिटरली देखिए जैसे वहाँ पे उनकी स्पेशलाइजेशन होती है तो सब स्पेशलिटी होती है, तो जो डिफरेंस जो मुझे अपनी जगह लगा वो ये है कि हम लोग जो है एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, और जब इंसान एग्जाम देता है अगले दिन जाकर उसको पूछो, उसको सब कुछ बोला होगा। आप देखिए अभी अब इंशाल्लाह जो आप लोगों में से जीएमसी जाएंगे, आप देखिए एग्जाम जब बैठता है ना आदमी वहाँ पे क्लासेस में, तो इंसान को ऐसा फील होता है कि यार ये तो इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि नियत क्या थी, एग्जाम पास करना, वो मिल गया और बात खत्म। उससे परफेक्शन क्रिएट नहीं हुई, जैसे अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे। असल परफेक्शन किसी से क्रिएट, अगर आप लोग यहाँ पे 10 लोग 20 लोग बंदे, आप लोगों का मकसद है डॉक्टर बनना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि भाई द थिंग इन व्हिच आई एम गोइंग ऑन, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली डिमांड्स फ्रॉम मी, कि क्या चीज है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल ब्लिस एंड मिल्क एंड रोजेस, इट्स नॉट मिल्क एंड रोजेस एट ऑल, इट हैज अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल एसोसिएटेड विद इट। हाँ, इट हैज गॉट इट्स प्रोज एंड इट्स गॉट इट्स कॉन्स। जो शायद मेरे साथ जो उन्होंने पोस्टर बनाया तो उस पोस्टर पर लिखे कि ऑप्शंस इन मेडिकल फील्ड। सो मैं आपको सारे ऑप्शन जो है ना उस हिसाब से बताता हूँ और उससे किस तरह से पढ़ाई करनी है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इफ समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वही मेडिकल नहीं है या फिर इंजीनियरिंग वगैरह का भी, खाली डॉक्टर थोड़ा सा मिक्स है लेकिन। अच्छा, तो इफ समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या है कि इट हैज गॉट इट्स प्रो एंड इट्स गॉट इट्स कॉन्स। प्रोज इज इट डिमांड्स 100% एफर्ट, ठीक है, इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम रह जाती है। हाँ, प्रो ये इसका कौन है, प्रोज ये है कि यू आर नेवर अनएम्प्लॉयड। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि कोई डॉक्टर जो है ना बैठा हुआ होगा कहीं पे भी, कहीं ना कहीं ही इज नेवर अनएम्प्लॉयड, दिस इज अ प्रो। दूसरी चीज है कि जो मैंने अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाया, वन वट एवर यू डू यू मस्ट अटेन परफेक्शन, जैसे भी मौलाना साहब फरमा रहे। अगर इंसान एक चीज पढ़ता है उसके बाद जो है ना उसको नियत ये बनी कि मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो एग्जाम के लिए पढ़ के उसको छोड़ के भूल जाएगा, दैट इज नॉट अ थिंग। आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ते होंगे यहाँ पे है ना, या केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, अगर एक इंसान की आजकल हमारा क्या हम लोग रटते हैं चीजें, आजकल जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखिए दैट पैटर्न इज गॉन। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिए, अभी नीट पीजी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन है, या नीट यूजी है जो अंडर ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन है, ये कोई भी देखिए, वो दे डोंट वांट पीपल हु मग अप थिंग्स एंड देन कम अप इन एग्जाम, दे डोंट वांट दैट, प्लेन एज सिंपल एज दैट। लास्ट ईयर को जो नीट पीजी के एग्जामिनेशन हुए थे, हम लोग, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी दूसरी स्पेशलाइजेशन नहीं है अभी, आई हैव डन माय एमबी मेडिसिन, अभी मैं एमडी पीडियाट्रिक्स। तो मल्टीपल टाइम आजकल इस तरह से हो रहा है कि वो लोग पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं, इवन नीट यूजी में भी। दे डोंट वांट पीपल हु मग अप थिंग्स एंड दे कम अप फ्रंट, दे डोंट वांट इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। दे वांट कि हम लोग इस तरह के लोगों को ले हु हैव गॉट नर्व इन देयर ब्रेन, राइट, जो एक चीज पढ़ी हुई है, दे शुड कैलकुलेट, दे शुड इवैल्यूएट। और ऐसा ही होता भी, जब कल को आप डॉक्टर्स बन जाएंगे, आपके सामने पेशेंट आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि जो किताब पे लिखा है वो पेशेंट आपको बोलेगा, नेवर, इट विल ऑलवेज बी एटिपिकल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एटिपिकल सिंड्रोम्स। उसी तरह से आजकल की जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एटिपिकल, यू विल नेवर फाइंड अ क्वेश्चन रिटन ऑन द बुक। हमारे टाइम पे पढ़ा करते थे क्या नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो आयरोडोव ये पढ़ते थे, बाकी सारी चीजें, यू विल नेवर फाइंड अ क्वेश्चन व्हिच इज एग्जैक्टली रिटन ऑन द बुक, यू विल फाइंड अ पैटर्न रिलेटिंग टू द बुक एंड देयर विल बी सम इज अ पर्क, देयर विल ऑलवेज बी अ पर्क एसोसिएटेड विद दैट, यू हैव टू नो द पर्क। वो पर्क आपको कैसे पता चलेगा कि व्हेन यू नो इट फुल ना। अभी देखिए मुसलमान का जिंदगी का मकसद क्या होता है, जैसे मौलाना साहब ने भी फरमाया कि इंसान अपनी हर चीज किसके लिए लगाए, अल्लाह ताला के लिए। दिस इज माई प्रिंसिपल इन लाइफ। इंसान अगर कोई चीज पढ़ता है, अगर आप किताब का एक पन्ना पढ़ रहे हैं ना, उसको इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे एग्जाम में मैंने, और अगर आप पढ़ेंगे ना, इट विल गिव यू, आप लोग को फायदा भी नहीं देगा, आप हार्डली एग्जाम को आपको स्ट्रेस बना देगा, आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा। फिजिक्स आप लोग यहाँ मेरे ख्याल सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं मेडिकल में, जहां हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, मतलब जो पीछे रह जाते नीट यूजी में, वो फिजिक्स होता है, क्योंकि आमतौर पर केमिस्ट्री लोगों की वर्ल्ड होती है और बायोलॉजी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि इंसान को उसको पता होता है कि मुझे पढ़ना है। फिजिक्स में थोड़ा पीछे रह जाता है। अब बायोलॉजी में भी 2-3 पैटर्न्स होते हैं, आपकी टैक्सोनॉमी होती है, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। तो टैक्सोनॉमी में जो ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, समथिंग्स आर देयर जो आपको मगअप करने हैं, लेकिन मगिंग अप, सी इट इज ऑलवेज 50% मगिंग अप एंड 50% कंसेप्ट।
क्या है 50% मार्किंग अप एंड 50% कंसेप्ट। अब फिजिक्स है जिसकी वजह से यहाँ पे 90% पेपर स्कोर होता है। आप देखिए पिछले साल का रिजल्ट चेक कीजिए ना, ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना जो फेल हो गए कि जिनकी वजह से जो बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो रीजन वॉज कि वो फिजिक्स की वजह से जो है ना पीछे रह गए। तो हमेशा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दैट इज द कंसेप्ट। नंबर 1 अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के क्या तरीके हैं? पहली बात आप अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट्स। दूसरी बात ये, उसी के ऊपर नहीं छोड़ना है, ठीक है, अपने उस्ताद के ऊपर ही नहीं खाली छोड़ना है। आप घर आइए, उसके बाद अपनी बुक को देखिए, और खासकर फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, और अगर किसी का मैथ्स एडिशनल हो वॉट एवर, तो उसमें तो है ही, यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने एक बुक पढ़ ली, इट मीन्स नथिंग, ठीक है, आप 4 दफा उसको पढ़ लो, इट मीन्स नथिंग, अनलेस कि आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आपने 10 टॉपिक पढ़े, 10 में से आपने 9 के एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, कंसीडर कि आपने 9 के 9 नहीं पढ़े, जस्ट एक के आपने एमसीक्यू सॉल्व किया ना, वही आपने पढ़े हुए, क्योंकि वही आपको जिसको हम कहते हैं रैम होता है ना कंप्यूटर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एमसीक्यूज whenever you do it has got a physiology behind it, right? What do you call it, makes your knowledge spontaneous. That is what you require in the examination, because examination is 50% stress, ठीक है। जब आप अपने पेपर में जाएंगे ना, 50% you will be stress induced। स्ट्रेस में आदमी को अपना नाम भी भूल जाता है। उसमें क्या काम आता है, वो उसकी जो रिफ्लेक्स बने होते हैं ना, जिस तरह से स्ट्रेस में अगर इंसान को जिसको हम फियर फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स कहते हैं, पढ़ा किसी ने, तो आप लोग पढ़ते होंगे। 12th वाले कौन है भाई? 12th वाला था ना कोई अभी मेडिसिन में, क्या होता है फियर फ्लाइट एंड फ्राइट, पता है? फियर फ्लाइट एंड फ्राइट मींस कि हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज होता है, एड्रेनलिन जो निकलता है। 10th में ही है। अच्छा, बस तो 10th में, क्या हमारे में तो 12th में था। ट्रिपल एफ हार्मोन। मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग रहता है असल में, तो खैर यहाँ पे वो वैसा निजाम नहीं बन पाएगा। खैर, तो फेयर फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स, यानी कि आपको आपकी नॉलेज है ना वो किस में होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वो कैसे होगा? जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एक पैटर्न पे, यू विल नेवर फॉरगेट इट, बिलीव मी। और ये नहीं कि एक एमसीक्यू में बतख है और अगले में जो ना कौवा है, और सेम वही एक ही चीज सॉल्व की जा रही है, वो चीज नहीं। ट्राई टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। जैसे फिजिक्स में बुक आती है एच सी वर्मा, है ना, एच सी वर्मा इज अ गुड बुक, आप उसके वो ये सॉल्व करने जो, हमेशा एक नॉच ऊपर जाना चाहिए। इफ यू, अगर आप पहले से ही सेटिस्फाई है बस मुझे इतना ही पढ़ना है, दैट इज नॉट इनफ, गो 1 नॉच अप। जो आप उसके बाद आपको वो चीज मिलेगी जो उसका नीचे वाला जो है ना, वो उस पे आप जो ना कादिर हो जाओगे, उस पे आपको जो ना हाथ में परफेक्शन आ जाएगी। तो नंबर 1 हमने क्या बोला कि व्हाटएवर यू रीड, डू एमसीक्यू, डू प्रैक्टिस ऑन इट, दैट इज इट। इवन इन बायोलॉजी डोंट थिंक, और आजकल तो इस तरह के एमसीक्यूज आने लगे, मैं परसों पेपर्स देख रहा था कुछ 1-2, जो इंसान वाकई में जो ना हैरान हो जाता है। दे विल, रट्टा जिसने मारा होता है ना वो फंस जाता है वहां पे। मिसाल के तौर पे एक आदमी को अगर किसी बैक्टीरिया, मैं परसों एक एमसीक्यू देख रहा था, तो आंसर था स्टेफिलोकोकस ओरियस। अब आदमी ये रट लेता कि स्टैफ था कुछ, अब स्टैफ के आगे क्या है वो नहीं पता, तो उन्होंने सारे के सारे स्टेफिलोकोकस के दिए थे, चारों के चारों। अब जिसने बेचारे ने रट्टा मारा था वो तो फंस गया, उसने रखा होगा पहले एस था, दूसरा एस था, तो फंस गया ना, वहां पे तो सारी एस से शुरू होगी। ऐसा नहीं करना है आपको, और कंसेप्ट के अंदर जाइए। पहले नंबर पे हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू, दूसरे नंबर पे चिल मारना है, जिसको स्लैंग में कहते हैं, चिल मार के पढ़ना होता है। आपको वो स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर को। और लिटरली आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने एग्जाम में पेपर, आई हैव क्वालिफाइड इन द फर्स्ट प्लेस, आई हैव क्वालिफाइड माय यूएसएम, आई हैव डन माय मार्कशीट्स। सो और माय प्रिंसिपल ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन इज आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, दैट इज व्हाट यू आर। आप अंदर जाइए। अल्लाह, मैं एक एग्जामिनेशन में बैठा था, लिटरली दिस इज द, मैं सच बता रहा हूँ। तो जब मैं एग्जाम में बैठा तो मेरी शादी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आई मैरिड क्वाइट अर्ली। तो अब मैं जब पहले 5-7 क्वेश्चन, उस टाइम पे वो टेंशन होता है इंसान को कि यार अब क्या करूंगा ये वो, जब मैंने 5-7 क्वेश्चन देखे और सारे सर के ऊपर से, मैंने कहा चलो इस पे तो फेल होना ही है अब इस एग्जाम में, अब चलो फेल उसी हिसाब से करते। जब मेरे दिमाग से स्ट्रेस निकल गया, उसके बाद आई क्वालिफाइड इट वेरी इजीली एंड वेरी गुड मार्क्स। लिटरली दिस हैपेंस। आप स्ट्रेस आउट ना हो जाइए, आप एग्जाम में जब जाएंगे आप स्ट्रेस को बाहर रखिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, अब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेस को, पढ़ाई भी बाहर रखी है, स्ट्रेस को भी बाहर रखिए, पहले पढ़ना है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो इधर उधर बाहर टहल ढूल के चले गए, स्ट्रेस नहीं लेना एग्जामिनेशन में और ना पढ़ा कुछ, तो फिर स्ट्रेस ही फिर करता हूं, फिर माइनस में मार्क्स आते। हमारा एक क्या नाम है, जब मुझे आईआईटी का शौक था, खैर दैट इज लॉन्ग बैक, तो उस टाइम पे होती थी आईआईटी में ईएमआई निकलती थी, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट एज वेल। तो हमारा एक दोस्त था स्कूल क्लास में, तो वो बड़ा ये था, मतलब पढ़ाई के एतबार से बड़ा पीछे था। तो सारे दिन एक दिन कॉल है कि कहते आई हैड सम, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मार्क्स, उसके मेरे से ज्यादा थे। तो सब लोग हैरान होंगे कि यार इसके कैसे ज्यादा आगे।
फिर जब उसको फोन करके पूछा तो आगे उसने वो खुश भी हो गया था, लेकिन रिजल्ट में माइनस आगे लगा हुआ था, तो उसके माइनस 270 मार्क्स थे उसमें। वैसा नहीं होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो फिर वो होगा। तो फर्स्ट थिंग इन लाइफ इज, नंबर 2, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो दे रियली मैटर, यू गिव अ थॉट इनटू देम, दे विल रियली मैटर इनटू यू। आई एम एज्यूमिंग कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग पढ़ते नहीं, आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर गुड। नंबर 2 कि आप जो भी पढ़े वो कंसेप्चुअलाइज करके पढ़े, ठीक है? जो भी आप पढ़ेंगे कंसेप्चुअलाइज, कैसे आप उसको कंसेप्चुअलाइज करेंगे? आस्क क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पे से आप क्या नाम है, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं आप लोग, से व्हाट डू यू से, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आप प्रोकैरियोट्स के बाद में आएंगे, आप इंसान की इकोनॉमिक्स होती है कि अगर इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो किस तरह से हो रहा है। उसके बाद आप सवाल आपके वहां पे आप बुक में पढ़ेंगे कि वहां पे मीजोजोम होता है, वो इनवेलिंग होती है, उसके अंदर क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनवेलिंग होती है, उसकी वजह से होता है। लेकिन ये बात अब आपको बोलेगी नहीं, व्हाई? बिकॉज आपने क्वेश्चन के जवाब में क्या पढ़ा? आंसर। अगर आप सीधे सीधे फ्लो में जाते रहेंगे तो सर्टेनली कोई चीज आपसे स्किप हो जाएगी। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, क्यों, कैसे, किस तरह से। इससे क्या होगा? इट विल टेक यू टाइम टू रीड, लेकिन इट विल सेव यू टाइम टू रीड। बेसिकली मेडिकल स्टडीज, ऑल ओवर मेडिकल स्टडीज, दे आर ऑल मेंट फॉर रिविजन। अगर ऐसा होता है ना कि एक दफा किताब पढ़ ली तो हम लोगों ने इतना पढ़ रखा होता है, जैसे एमबीबीएस में जब इंसान होता है ना, एमबीबीएस में हम लोग इतना पढ़ेंगे जो कंसल्टेंट भी नहीं उतना नहीं पढ़ पाता, जो अपनी फील्ड के टॉप नॉच एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन फर्क ये होता है उसने उतने रिवीजन किए होते हैं, वो आपसे आगे उस तरह से पहुंचा हुआ होता है। It all matters about revision. So when you conceptualize your study, जब आप when you ask questions about yourself, भाई ये क्या है, क्यों है, किस तरह से। मिसाल के हम लोग ATP पढ़ते रहते हैं, वो तो अपने पढ़ा होगा, ये ग्लाइकोलिसिस वगैरह तो पढ़े ही होंगे ना आपने, ऐसे कंसेप्ट। चलो ग्लाइकोलिसिस का बेसल मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले यही देख लो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, बेसल किस मॉलिक्यूल पे होता है ग्लाइकोलिसिस? कॉमन सेंस है यार, ग्लूकोज पे। कौन बोला ग्लूकोज? आप ना? अच्छा, ग्लूकोज पे ऑब्वियसली। तो देखो ये इस तरह की सिंपल, तो अब ग्लाइकोलिसिस मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको रटेंगे ना, ये हर 10 दिन में आपको भूल जाएगा। एवरी 10 days you'll forget, कसम से कह रहा हूं। हर 10 दिन बाद आप घुमा फिरा के उधरी पे जाके खड़े हो जाओगे कि मुझे पता ही नहीं, अब मैं फिर से इसको रट रहा हूं। दिस इज व्हाट रिवीजन मैटर। अब रादर देन कि आप रिवाइज करते रहे, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे, उससे अच्छा ये होता है आपको अपने आप को क्वेश्चंस पूछो। अगर ये मॉलिक्यूल है, उसके बाद क्या हो सकता है? अच्छा, अगर ग्लूकोज यहां से जाता है तो फ्रुक्टोज कहां से जाता है, उसका क्या मैकेनिज्म है? उससे आपको आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहां से बनता है। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाएगी बात। इससे क्या होगा? यू विल डिक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिविजन्स, ठीक है? एंड इट विल सेव यू 50% ऑफ द टाइम, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आप बाहर जाइए, बाहर देखिए, वहां के लोग दे ऑलवेज कंसेप्चुअलाइज द स्टडी, दैट इज व्हाई दे एक्सेल एट एज कंपेयर्ड टू अस। Otherwise, our amount of study is much greater than their amount of study. The only reason that they excel is their study is conceptualized. Our study is not conceptualized. We are mugging up things all the time. ठीक है? तो नंबर 1 हमने क्या बोला कि हम अपने हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs. नंबर 2 will conceptualize your study. नंबर 3 ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, जो बेचारे नहीं पढ़ रहे उनके लिए नहीं है, उनको जो मौका गनीमत मिले वो भी वो ये है, all work and no play make Jack a dull boy. This is a fact. Always reward yourself. अगर आप हफ्ते के 7 दिन पढ़ेंगे ना, आप या तो पागल हो जाएंगे या तो आपके दिमाग में सब कुछ जो ना फ्लश आउट हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आप देखिए, हमेशा हफ्ते का एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें यू विल नॉट स्टडी, यू विल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज आप यू आर ह्यूमन बीइंग्स, यू आर नॉट सम मशीन। आप लोग कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है कि जिसमें चलो फीड करते जाओ बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट। सो 6 days वर्क, वो क्या कहते हैं, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। 6 days वर्क और एक दिन वो कीजिए जो आपको पसंद है। अब इंसान को, और उसके बाद आखिरी चीज, अपने आप की अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। ये बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज हम, मेरे कलीग्स बहुत सारे होते हैं, आज आमतौर पर डॉक्टर्स की कंप्लेंट ये होती है कि यार हमारी जिंदगी के बेड़ा गर्क हो गया। ये हर डॉक्टर, आप जाइए, स्किम्स में जाइए, कहीं जाइए, हर बंदा यही बोल रहा होता है। रीजन इज कि दे डोंट हैव देयर, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बनाई नहीं होती है। इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, देन डोंट गेट इनटू इट। ठीक है? दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपसे नहीं वो हैंडल किया जाएगा, और मिसाल के तौर पे किसी इंसान का इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, अल्लाह ताला ने हमें से हर एक इंसान को एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी देखी बनी। मैं अक्सर दोस्तों में बातें किया करता हूँ, आपके अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी, ऐसा कोई इंसान नहीं जो बगैर कैपेबिलिटीज के होता है। द थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड इट। अगर आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी मेडिसिन में नहीं है, देन डोंट गो इनटू इट, बिकॉज समवेयर डाउन द रोड यू विल फेल। एमबीबीएस कर लेंगे आप, फिर आप वहां पे फंस जाएंगे, फिर आपसे पीजी नहीं निकलेगा। पीजी कर लेंगे, वहां पे आगे फंस जाएंगे, आइदर यू विल बी वेरी बैड डॉक्टर
और उसके क्योंकि ये चलता रहता है, आप MBBS करेंगे, उसके बाद PG करेंगे, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, फिर ट्रांसलेशन कोर्सेज होते हैं, ये चलता रहता है, कंटिन्यू जो है ना चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई जो है ना आपसे ये छोड़ेंगे। हाँ, डिफरेंस क्या होता है दैट यू विल बी मच एफ्लुएंट, ठीक है, आज आपके पास में भी पैसे नहीं होंगे, कल वो भी आ जाएंगे, लेकिन योर वे ऑफ लाइफ विल रिमेन द सेम। एक इंसान में जो है ना वो चीज कंटिन्यूसली रहती है। तो अगर आपकी अच्छे, इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स तो गो इनटू सम वे ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाटएवर यू आर गुड एट यू विल एक्सेल इन दैट फील्ड। इफ यू आर नॉट, दैट फील्ड में फील स्मॉल। मिसाल के तौर पे कोई कहता है यार मैं मैथ्स में अच्छा हूं लेकिन मैथ्स में आगे ये नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, स्कोप हर जगह होता है। आजकल की दुनिया जो है ना, आज से 5 यू गो 5 years डाउन द लेन, आपको उतना ज्यादा कंसेप्ट ये नहीं मिलेगा इन चीजों का, यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो आज मिसाल के तौर पे हमारे टाइम पे जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पे होता था कि चलो डॉक्टर ही बने, आज इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। आज इंजीनियर्स आर मोस्ट अनएम्प्लॉयड। रीजन इज कि हर बंदा वहां की तरफ दौड़ पड़ा, सो दैट इज सुपर सैचुरेटेड। उसी तरह से डॉक्टर्स की फील्ड में भी मिसाल के तौर पे हमारी रेडियोलॉजिस्ट की मतलब बहुत डिमांड होती थी पहले, आज वो फील्ड सैचुरेट हो चुका है, अब डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। सिमिलरली ऐसा कुछ नहीं है कि, और पहले टाइम में क्या होता था कि इंसान जो है ना कोशिश करता था अपनी स्टेट में रहने की, अपनी कंट्री में रहने की। अब ऐसा नहीं है, अब हर बंदा कोशिश करता है मैं बाहर जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, और वर्ल्ड इज एन ओपन प्लेस नाउ, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट स्टक इफ यू आर नॉट गुड एट बायोलॉजी, इफ यू आर नॉट गुड एट से बायोलॉजिकल साइंसेज, देन लीव इट, गो इनटू अ थिंग इन व्हिच यू आर गुड एट एंड फाइंड अ थिंग इन व्हिच यू हैव टू बी गुड। जिसके इंसान का मिसाल के तौर पे कैपेबिलिटीज होती है, कोई इंसान ऐसा होता है वो रट नहीं पाता, एंड मेडिकल साइंसेज इनमें इनहेरेंट अमाउंट ऑफ मगिंग अप होता है। हाँ, 50% मैंने पहले ही बोला 50% मगिंग अप होगा और 50% उसके ऊपर कंसेप्चुअलाइजिंग होगी, ठीक है, लेकिन मगिंग अप होगा। आपको याद करना है, आप किसी कोई बैक्टीरिया स्टैफ और कोई समझ लो प्लाज्मोडियम, कोई एक चीज क्लेब्सिला, अब आपको अपना नाम तो नहीं रखोगे ना क्लेब्सिला को, नाम तो क्लेब्सिला ही रहेगा उसका, आगे जो कंसेप्ट बनेगा वो आपका कंसेप्ट बनेगा। सो एटलीस्ट यू हैव टू मग अप समथिंग। अगर आपको वैसा नहीं है कोई, और मैथमेटिक्स इसके कंपैरिजन इस तरह की फील्ड यानी कि फिजिकल फील्ड जो है, चाहे उसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाए, फिर प्रैक्टिकल फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाए, उसमें आपको मग अप नहीं करना पड़ता। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इवैल्यूएशन। समबडी इज गुड एट इवैल्यूएशन, समबडी इज गुड एट मगिंग अप। सो पीपल हु आर नॉट गुड एट मगिंग अप एट ऑल, जिनको बिल्कुल दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, कोई चीज याद नहीं रहती, डोंट गो ओवर देयर। You always go towards the field in which there is more of evaluation. But these are things which are coherently present. ऐसा नहीं कि मैं किसी में अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने या तो आपको ये रखा होगा या तो वो रखा होगा, and it is something which is theoretically, which is practically which has been proved. कि सब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ाई आती नहीं, it is not the thing. Either you are good at mugging up or you are good at evaluation. This is there was an RCT. RCT is called randomized controlled trial. ये जो रिसर्च करते हैं, तो दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो 3 चीजें जो मैंने बोली, पहली चीज क्या बोली मैंने, एमसीक्यूज करने। दूसरी चीज क्या बोली, कंसेप्चुअलाइज स्टडी। तीसरी चीज क्या बोली, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। अब पार्टी का मतलब ये नहीं कि इंसान जो है ना कुछ उल्टी सीधी कामों में लग जाए। हम आमतौर पे जब हम जो है ना बात वगैरह किया करते थे, मुसलमान आदमी को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। मुसलमान जैसा हम सब मुसलमान है, लेकिन वो के नाम के जो काम का मुसलमान है ना, उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। नंबर 1 उसका क्या फायदा होता है, उसका वक्त जाया नहीं होता। क्योंकि जब एक इंसान अपने आप को सालेह कर देता है, जब एक इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है, जो हमारा काम है, उसके पास 2 ही जगह रहती है। देखो वो बेचारा सिनेमा तो जाएगा नहीं, ठीक है, अब वो मिसाल के तौर पे फ्री बैठा है या कहीं कुछ कर रहा है, या तो बेचारा मस्जिद जाएगा, उसके बाद वो जाएगा बाय ना वो गाने सुनेगा, नहीं इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, पढ़ाई की तरफ ही जाएगा। तो उसको पढ़ाई ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जिस उसका माइंडसेट उस तरह का बन जाता है। अब उसको जब पढ़ाई अपनी ऑटोमेटिकली फ्री में मिल गई तो करेगा क्या, पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जाएगा एज कम्पेयर। और उसके ऊपर जो मैंने चीज आपको बताया, अगर आप वो चीज में अप्लाई करेंगे तो एक इंसान बहुत बड़ा जो ना नगीना बन के निकलता है। आप देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरह के, आप देखिए रिसर्च फील्ड्स में, आप देखिए आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। आज कुछ दिन पहले एक बायोकेमिस्ट्री की बहुत बड़ी है, उन्होंने बहुत बड़ी एडवांसेस निकाली। वो खैर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं बताऊंगा कि क्या एडवांस उन्होंने किया उसमें। इतनी माशाल्लाह लंबी दाढ़ी, ऐसा लगता है कि और इंडिया की ही। और ये चीज है कि क्योंकि हमारे पास एक जरूर ये कंसेप्ट होता है कि वी डोंट वेस्ट टाइम। वक्त का जाया करना इस्लाम में नहीं है। वक्त का रेस्पाइट इस्लाम में बहुत जरूरी है। रेस्पाइट यानी कि जिसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट। ऐसा इस्लाम में ऐसा नहीं है कि भाई लगे रहो करते रहो। इस्लाम में एंटरटेनमेंट है, हाँ, जायज हुदूद में। आप खेलिए, कूदिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी चीज आपको पसंद आती है वो चीज कीजिए। घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाइए। कीप 1 डे ऑफ, ये बहुत जरूरी है। और लिटरली अगर आप इफ यू डोंट कीप योर 1 डे ऑफ, होगा क्या,
आपके ऊपर प्रेशर बनता रहेगा। उसके बाद आप ऑफ लाजम, उसके बाद जो चीज है ना जो आप खुद करना चाहते थे, जब आप खुद करेंगे तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि हाँ भाई मैंने ऑफ ले लिया। जो आपसे हो जाएगा ऑफ, जब आपके ऊपर प्रेशर बनता गया, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप एक हफ्ता ऑफ मारोगे और वो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और आपके साथ ऐसा होता होगा, इंसान जब थक जाता है ना पढ़ते पढ़ते, फिर वो 3-4 हफ्ते जो है गुल हो जाता है, उसके बाद उसके दिमाग में कोई चीज जाती नहीं। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने असातिज़ा से हर चीज पूछ के करनी है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो कहते हैं उलूम तिब और उलूम रूहानी एक तरफ पे चलते हैं। उलूम तिब यानी द नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड नॉलेज ऑफ सोल, ये एक तरह से चलते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे चीज है, जैसे सहाबा थे, है ना, सहाबा को क्यों सहाबा कहते हैं? हुजूर इस्लाम की सोहबत इख्तियार की उन्होंने, है ना। अगर ऐसा होता कि कोई किताब नाजिल हो जाती फिर घरों में बैठ के पढ़ते रहते, नहीं है ना। हुआ क्या कि सोहबत इख्तियार की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की, उसके बाद ताबईन ने सहाबा की सोहबत इख्तियार की, तबा ताबईन ने उनकी सोहबत इख्तियार की। ये सोहबत का सिलसिला क्या रहा? चलता रहा। इसके बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता, इसके बगैर इंसान मुसलमान नहीं बन सकता। एक आदमी की अगर मैं घर पे सारी किताबें पढ़ लूंगा, लेकिन जब तक किसी नेक आदमी की सोहबत इख्तियार नहीं करेगा, जब तक वो अपनी सोसाइटी नहीं बदलेगा, तब तक वो पूरा मुसलमान नहीं बन सकता। उलूम तिब भी इसी तरह से चलते। आप कितना मर्जी पढ़ ले, आप जो मर्जी कर ले, जब तक आप किसी सोहबत, जब तक किसी सीखे हुए आदमी से नहीं आप जाके मिलेंगे ना, जैसे आपके असातिज़ा है, जो आपकी टीचर्स है, जब तक उनके पास से आप कंसेप्ट नहीं अपने क्लियर करेंगे, आप कुछ भी कर ले, यू विल नॉट डू इट, कुछ भी कर ले एक्सेप्ट। और अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, समवे डाउन द लाइन आप फंस जाएंगे जरूर, क्योंकि उसको क्या होता है, ह्यूमन नेचर है हमारा इंसानियत का जो है ना, इंसानियत का नेचर है, व्हाट वी वर्क ऑन। अगर आपने एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, एलिफेंट्स में एक ये होती है मेट्रियार्क कहते हैं उसको। मेट्रियार्क यानी कि जो उनका सबसे बड़ी एलिफेंट होती है ना, जो सबसे एज में पुरानी होती है, अगर एलिफेंट की जो हर्ड होती है वो, अगर उसमें वो मेट्रियार्क्स पे डिपेंड होती है, जितनी उसमें मेट्रियार्क्स होंगी उतनी वो कामयाब होती है। वो क्यों? क्योंकि मेट्रियार्क जो है वो उसको सारे रास्ते याद होते हैं। अब अगर एलिफेंट जो नए होते हैं, जो बेचारे नए पैदा होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, उनको छोड़ दो मर जाते हैं। जब तक वो अपनी मेट्रियार्क के साथ रहते हैं ना, जिसको सब रास्ते पता है, उसको पता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा नीचे ढलान है, वहां पे मैं गिर जाऊंगा। उसी तरह से आप लोग जैसे मिसाल के तौर पे किसी कंसेप्ट के ऊपर एक्सेसिवली क्या है, एग्रेसिव है, लेकिन वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान को रिलेटिविटी का भूत घुस गया है ना, घुस जाता है ना। अब वो रिलेटिविटी पढ़ रहा है, उसने बेचारे ने 7 दिन गुजार दिए उसमें रिलेटिविटी पढ़ने में, यहाँ पे नीट में वो पूछते ही नहीं। अब उसकी टाइम क्या हुआ, जाया हुआ ना उसका, जबकि मेहनत भी बेचारा कर रहा था। और ऐसा होता है, इसलिए अपने टीचर्स से बिल्कुल पूछ के चलना है कि भाई इस तरह से ये मैं आगे कैसे करूं। हाँ, और उसके साथ सवाल भी करने, अपने टीचर से भी सवाल करने। चाहे आपको लगे कि कभी कभी इंसान को लगता है अगर मैं सवाल पूछूंगा मैं इसको कुछ आता जाता नहीं, 90% ऑफ द टाइम, 90% और आई विल प्रूव इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज, मैं प्रूव करूंगा कैसा है। बल्कि इनफैक्ट पहले मैं प्रूव करता हूँ। वेक्टर पता है सबको क्या होता है यार? एक तो मुझे आई डोंट लाइक दिस, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भूतों के सामने बात कर रहा हूँ। मैंने ये कैमरा वैमरा बंद करवा दीजिए, मुझे लगता है इनको लगता है कोई डर सा लग गया। वेक्टर क्या होता है भाई? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। और क्या इसका कंसेप्ट है? फॉलोज वेक्टर लॉस। हां, फॉलोज वेक्टर लॉस। क्या होता है वेक्टर लॉस? ये करीब गया। क्या होता है वेक्टर लॉस? मैं डॉक्टर हूं भाई, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए। क्या होता है वेक्टर? हाँ, और कोई आंसर? चलो एक ने इसने बताया फॉलोज वेक्टर लॉस, थोड़ा सा गया लेकिन पूरा नहीं पता। क्या आगे कौन से वेक्टर लॉस? चलो उसके आगे कौन बोला था? हाँ भाई, क्या होता है वेक्टर? सिंपल सवाल है। अभी अगर मैं दूंगा ना वो एडिशन, ये सारे अभी निकाल लोगे, a + b + 2ab √, ये सारा निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्या होता है? अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। 2 साल पहले जेईई में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अ वेक्टर, और इनमें से कोई चीज आंसर नहीं थी उसकी। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी इफ यू रोटेट इट इन अ फील्ड ऑफ डायरेक्शंस इट डज नॉट चेंज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे कॉमन था ना, सबको पता था वेक्टर। यार अगर अब इंसान कोई टीचर को बोले कि वेक्टर क्या होता है, वो बोलेगा मैं दपनी खबर के पहाड़ बसमुत, इसको ये वेक्टर भी नहीं पता। आज तो हमने 7वीं इसकी क्लास दे दी। दिस इज इट, दिस हैपेंस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आर मोस्ट मिसअंडरस्टूड। दैट इज व्हाट मेक्स योर कंसेप्ट। अब मिसाल के तौर पे अब this was a question, that's why I quoted it. This was a question and most of the people failed in it. They didn't knew it कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर चीज क्या होती है। इसी तरह के बड़े सिंपल जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मिसअंडरस्टूड होते हैं। ये कैसे निकलते? व्हेन यू गिव अ थॉट टू इट कि भाई क्या चीज है।
और व्हेन यू आस्क, अब अपनी जो ना उस्ताद से पूछेंगे, जहां भी मिसकंसेप्शन है, डोंट थिंक कि आपको आ जाएगी, डोंट थिंक कि आपको आ जाएगी, आस्क योर टीचर, ही विल क्लियर इट फॉर यू, जहां भी मिसकंसेप्शंस आपके। और उसके आखिर में ये हो गई 5 चीजें, ठीक है? कितनी चीजें हमने गिराई? 5 चीजें। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। आखिरी चीज जहां पे बात खत्म करेंगे हम, आप पढ़ना किस तरह से। नंबर 1, ये सारी चीजें हमने जो है ना एकदम जब कोलैबोरेट कर ली, मैंने जो पहले आपको बताया, आवर फील्ड इज मोर अबाउट रिविजन, आवर फील्ड इज मोर अबाउट रिविजन। द मोर एंड मोर यू रिवाइज, द बेटर एंड बेटर यू बिकम। दिस इज द डिक्टम। इसको कोई इंसान, दुनिया का कोई जो है ना, कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। द मोर एंड मोर, आप कितने बड़े अपनी बतूता हो, कितने ही बड़े आपका दिमाग वो बहुत तेज चलता हो, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, यू विल फेल। टेक इट रिटन फ्रॉम मी, यू विल फेल अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। अब अपनी रिविजन को किस तरह से करना है? आमतौर पे जी क्या होता है, इंसान कहता है पहले मैं सारी किताब पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करूंगा। जब उसने सारी किताब एंड पे पहुंचा ना, चैप्टर नंबर 30 पे, उसको 1 भूल ही गया होता है, उसको था के फिर उसको दोबारा वो बेचारे को पढ़ना पड़ता है। और ऐसा ये क्या होता रहता है, इसमें आपको बहुत ही छोटी सी थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। दिस इज नॉट हाउ यू रिवाइज। देयर इज अ बुक, नाम मुझे भूल गया आदमी का, एंड आई हैव, मैंने ये हमेशा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैथ्स के बारे में बात करेंगे ना, आई कैन टेल यू अबाउट मैथमेटिक्स मोर देन यू नो। द रीजन फॉर दैट इज, जबकि मैंने भी उतनी मैथ्स पढ़ी जितनी आपने पढ़ी है, मैंने उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, मुझे शौक है पढ़ने का, वो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इनहेरेंटली उतनी मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ी। द रीजन फॉर दैट इज आई फॉलो दैट बुक। इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस रिविजन। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस रिविजन। कैसे पढ़ना है? आपने किताब पढ़ी, चैप्टर नंबर 1 आज आपने पढ़ा और कंसेप्ट आपने आज पढ़ा, नंबर अब कल दूसरे दिन पे गए, आपने दूसरा वाला पढ़ा, अब पहले दूसरा वाला नहीं पढ़ना है, चैप्टर 2 अब तब तक नहीं पढ़ेंगे। व्हाट यू विल डू इज यू विल डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। कैसे करनी है डेवलप? आप चैप्टर 1 को दोबारा से पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं उसको दोबारा से, उसको रात ही पूर्ण, दैट विल बी वेरी मच फ्रेश। उसको पढ़ने में 20 मिनट नहीं लगेंगे, उसको पढ़ने में 30 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट या 4 मिनट। लेकिन कब? हर अगले दिन, 2 साल बाद नहीं, 2 साल बाद 20 मिनट पूरे लगेंगे उसको पढ़ने में। उसका उस टाइम इसको पढ़ना है ना। अब जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पढ़ लिया आपने, अब नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? जिस चैप्टर 1 को आपको पढ़ने में लगे थे कितने टाइम? 5 मिनट, आज उसको पढ़ने में वापस 2.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि कल की आपकी मेमोरी फ्रेश है और उसकी पिछली मेमोरी फ्रेश है। अब चैप्टर 2 जो है, इसमें टाइम लगता है पढ़ने में, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तंग हो जाता है कि बार बार वही पढ़ी जा रहा हूं मैं। लेकिन इससे आपकी ऐसी मेमोरी बनेगी, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। व्हेन यू रीच बाय चैप्टर 30, तो प्रैक्टिकली यू हैव रिवाइज्ड दैट चैप्टर नंबर 1 to 29 हाउ मेनी टाइम्स? देखो फिर फंस गए क्या? अच्छा बताओ, कौन सी फॉर्मूला से निकालते हैं इस चीज को? हाँ, कितनी, कौन सी फॉर्मूला से निकालते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट को क्या कहते हैं? मुझे मैं डॉक्टर, अब अगर मैं डॉक्टर के बारे में पूछूंगा फिर सवाल ये हो जाएगा। यू विल हैव रिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 65 टाइम्स, ठीक है? हाँ, 68 टाइम्स। आप उसको जब सारा वो, क्योंकि आपने 1 से वहां तक कितनी दफा पढ़ा, कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहेंगे, दैट मींस आपने कितने रिवीजन किए? ऑलमोस्ट 70 रिवीजन आप उसके कर चुके हो पढ़ते पढ़ते। फिर जब उसको नए से रिवाइज करोगे ना, इमेजिन योर लेवल और इमेजिन उस आदमी की लेवल जिसको 1 भूल ही गया होगा। रिवीजन हैव टू बी हाउ साइमल्टेनियस। ये इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कह रहा बहुत आसान है, ये तंग कर देता आदमी को। आदमी जब पढ़ता है, आदमी कहता है कि मैं कुछ नया पढ़ूं, तंग हो गया बार बार यही चीज पढ़ते पढ़ते। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 2 थिंग्स। कितनी चीजों में? 2 चीजों में, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। किस में? केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। खासकर टैक्सोनॉमी जो आपकी होती है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मार्क अप, बिकॉज़ यू हैव टू मार्क अप। उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपको वो याद करनी है। उसके आगे आगे आप थोड़ा कंसेप्चुअलाइज होता है, लेकिन प्रिंसिपली यू हैव टू मार्क इट अप, ठीक है? कंसेप्चुअलाइज करना है उसको, लेकिन कुछ ना कुछ सम इनहेरेंट अमाउंट ऑफ मार्किंग अप इज ऑलवेज लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड। तो इस तरह से आप कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस रिवीजन करेंगे। अब कितने रिवीजन करने हैं? बिफोर योर एग्जाम्स, बिफोर यू सिट इनटू योर नीट यूजी, I guess most of the people are trying to prepare for that only. Before sitting over there, you have to at least revise it 3 times. कितनी दफा? 3 दफा। 3 दफा आपने किस तरह से पढ़ना है? वो साइमल्टेनियस रिवीजन नहीं, साइमल्टेनियस रिवीजन करके एक दफा खत्म किया, उसके बाद और 2 रिवीजन, ठीक है? सो आई विल रीसमराइज इट वंस, उसके बाद बात खत्म करेंगे। फिर कैमरा बंद करके मैं थोड़े से सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कहीं गलत जगह बैठा हूँ। नंबर 1, आप क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाँ, एमसीक्यूज किन किताबों से सॉल्व करेंगे? इंडियन किताबों से नहीं। ये जो होता है ना, एक में संतरे होते हैं, एक में केले होते हैं, एक में इस तरह से एमसीक्यू जो सा कोई आदमी सोचता है मैंने सारी प्रदीप खत्म कर दी, बस दुनिया फिजिक्स एक तो आइंस्टाइन ने समझी थी और अगला आदमी जिसने समझी वो मैं हूं। या आदमी सोचता है क्या नाम है, बायोलॉजी की जितनी बुक्स होती है, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे एमसीक्यूज ढूंढिए, डिसेंट एमसीक्यूज ढूंढिए। आजकल तो कोचिंग सेंटर्स वाला जमाना है, वो लोग एमसीक्यूज के वो लोग पैटर्न्स दे रहे होते हैं,
उन लोगों को सॉल्व की, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाँ, सम अमाउंट ऑफ रिपीटेशन इज आल्सो गुड, आप एक दो दफा, लेकिन ये नहीं कि उसके ऊपर सूडो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपको। नंबर 2 क्या बोला था मैंने? कंसेप्चुअलाइज करना है। कैसे कंसेप्चुअलाइज करेंगे? कंसेप्चुअलाइज बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप खुद को खुद ही क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई अगर ये है तो क्यों है, अगर उसके आगे होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल ये क्यों, आस्क क्यों। मैं आपको मिसाल बताता हूं, आप किसी भी डॉक्टर्स को जाके पकड़ लीजिए, डॉक्टर है ना, कहीं भी किसी भी लेवल पे पहुंच गया हो, आपको पता है पता नहीं किसी ने ये किया था, एक सर्वे किया था, सबसे स्कोरिंग टॉपिक नीट में या फिर नीट पीजीज में वो बायोकेमिस्ट्री होता है। क्योंकि क्या होता है, मेडिसिन इतना वास्ट है हमारा, जब आगे आप जाएंगे ना तो उसमें आप जितना मर्जी पढ़ लो ना, तो अगर 30 क्वेश्चन होंगे 30 में से 20 ही कर पाओगे, क्योंकि वो इतना वास्ट है, उसमें हाथ नहीं बढ़ता आदमी का। वो सब्जेक्ट स्कोरिंग कहलाता है कि जो छोटा होता है, लेकिन अगर 30 क्वेश्चन है आप 29 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट कौन सा है डॉक्टर्स में? बायोकेमिस्ट्री। रीजन इज वही जो मैंने बोला अभी, ग्लाइकोलाइसिस का बेस क्या है, वो बेस ही नहीं बताती, जबकि सबको वो सारा साइकिल याद होगा। रीजन इज कि दे डोंट आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस। सबसे गंदे, जो सबसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं लग रहा, बार बार बोल रहा हूँ, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस अबाउट इट। ये है तो क्यों है, आपका क्यों कभी गलत नहीं होता, योर क्यों इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो द वे हाउ यू कंसेप्चुअलाइज द थिंग्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्या बोला मैंने? हाँ, मैंने इसको बोला गिव योरसेल्फ सम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट।